हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्लूइड साइंस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, शायद इसकी प्रासंगिकता दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं में निरंतर हमें कुछ परिवर्तन और मूल्यों में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय से लगातार जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में जो एक पतन और गिरावट जैसी कुछ बातें हमें समाज में दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं संस्कार से जोड़ा जा रहा है, विवाह से जोड़ा जा रहा है, शादी से जोड़ा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ परिवर्तित होती हुई दिख रही है। हालांकि समाज शास्त्र में इसे एक चक्रीय सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, लेकिन भारतीय व्यवस्था के अनुसार कहीं ना कहीं वर्तमान में ये व्यवस्थाएं कुछ एक पतन के रूप में या फिर एक परिवर्तन के रूप में देखी जा रही है। अभी वर्तमान में पिछले कुछ समय में हो रही लगातार घटनाओं के परिदृश्य में, तो उसी से ही संबंधित मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं, जिसे हम कह सकते हैं गोत्र व्यवस्था और विवाह, यानी गोत्र सिस्टम एंड मैरिज। तो मूलतः तो हमने चर्चा करनी है इस गोत्र व्यवस्था के बारे में, और इसका संबंध विवाह से कैसे है, इसे भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो टर्म है गोत्र, इसका क्या अर्थ निकलता है, यानी ये जो शब्द गोत्र है इसके बारे में क्या कहा गया है। तो गोत्र जो शब्द है ये प्राचीन काल से चला रहा है, और महर्षि वेदव्यास की जो पुस्तक है, यानी अष्टाध्यायी पाणिनि से लेकर तमाम सारे, यानी भृगु ऋषि, महर्षि परशुराम, यानी मनुस्मृति और वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, यानी तमाम प्रकार के जो है, जो हमारे कहीं ना कहीं वेद रहे हैं, शास्त्र रहे हैं, इसमें जो है गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो हमारे सप्त ऋषि थे, अत्रि थे, कश्यप थे, भृगु थे, परशु, ये जितने भी हमारे सप्त ऋषि थे, इन सप्त ऋषियों के माध्यम से ही ये गोत्र व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। महर्षि जो पाणिनि है उनके द्वारा गोत्र व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया। गोत्र व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि गोत्र मतलब जो है गति से आया है, और इंद्रियों की गति से ही गोत्र व्यवस्था को जोड़ा गया है। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी जो गोत्र व्यवस्था है इसको भी कहीं ना कहीं जो है एक एक बंधन से जोड़ा गया है, अर्थात चीजों को बांधने से जोड़ा गया है। लेकिन मूल रूप से इस गोत्र व्यवस्था का जो हमें अपने शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, विशेषकर महर्षि पाणिनि और उनके द्वारा, कि गोत्र व्यवस्था कम से कम 2-3 पीढ़ी जो है वो पुरानी होनी चाहिए। यानी गोत्र किसे माना जाएगा, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत कहां से होगी, तो कम से कम 3 पीढ़ियों का एक अंतर हो, तब जो है गोत्र बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहने का प्रयास करूंगा, गोत्र शब्द आया कहां से। तो गोत्र शब्द जो है गति, इंद्रियों से आया, सप्तऋषियों के माध्यम से आया। महर्षि पाणिनि ने इसके बारे में विस्तार से समझाया। वैदिक काल में इसका उल्लेख हुआ है, मनुस्मृति में इसके बारे में बताया गया है। ये जो शब्द है इसे कहीं ना कहीं बांधने से इसका उल्लेख किया जाता है, इंद्रियों से इसका उल्लेख किया जाता है। और ये जो गोत्र शब्द है, इस गोत्र शब्द की आगे क्या व्यवस्था जो है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, या जो हमारी एक प्रकार से कहा जाए जो है पुरातन सांस्कृतिक, सामाजिक और सनातन जो संस्कृति थी, उसमें एक व्यवस्था को क्या वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है, क्या इसे एक साइंटिफिक टेम्पर के रूप में माना जा सकता है। इन सारे प्रश्नों का हम लोग जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गोत्र शब्द के बारे में जो कहा गया है कि गोत्र जो शब्द होता है यह केवल सिर्फ और सिर्फ जो है पिता का होता है, माता का नहीं। ये किसका होता है, पिता, यानी पैट्रियार्टिकल जो है ये गोत्र पिता का होगा, और ये गोत्र शब्द जो है ये माता का नहीं होगा। तो सबसे पहली तो आलोचना ये की जाती है कि माता का क्यों नहीं होगा, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पुरुषवादी व्यवस्था दिखती है। तो इसका भी एक वैज्ञानिक जवाब जो है मैं देने का प्रयास करता हूं। दूसरी बात ये कि गोत्र को जाति से जोड़ा जाता है, वर्ग से जोड़ा जाता है। तो मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं कि जाति जो शब्द है, जो कास्ट शब्द है, उस पर डिटेल में तो कभी किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन जाति जो शब्द है वो वर्ग से जुड़ी हुई है, कास्ट जो है वो क्लास से जुड़ी हुई है, जबकि ये गोत्र है ये जन्म से जुड़ा हुआ है।
ये इसका और डिटेल में मैं किसी दिन लेके आऊंगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा, गोत्र जो है इसका संबंध किससे है? जन्म से है। जबकि जाति जो शब्द है, अभी ये बात आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि जाति जो है वो जन्म से, ये विकृत रूप में बाद में जाति जन्म से उत्तर वैदिक काल के बाद में हुई थी। लेकिन जो मौलिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल रूप से जो व्यवस्था थी, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि गोत्र को जन्म से जोड़ा जाता है और जाति को वर्ग से जोड़ा जाता है, क्लास से जोड़ा जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि गोत्र जो है ये जन्म से जोड़ा गया, यानी क्या कि इसका एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार ये है कि हम जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं वो सब सेल्स, कोशिकाओं से बने हुए हैं, और प्रत्येक कोशिकाओं में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46। ये 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 23 किससे आते हैं? तो 23 जो है मेल से आते हैं, पिता से आते हैं, और जो बाकी के 23 हैं वो किससे आएंगे? वो फीमेल से आते हैं। तो इन 23 में जो 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो, यानी इसमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है, जो 23वां गुणसूत्र होता है, ये सेक्स, लिंग का निर्धारण करता है कि जो बालक पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो 23वां जो गुणसूत्र होता है वह ये निर्धारित करेगा कि कौन बालक पैदा होगा या फिर कौन बालिका पैदा होगी। तो इसको मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं कि यदि मैं कहूं जो है माता, तो माता में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और X होते हैं। और यदि मैं पिता की बात करूं, फीमेल मेल की बात करूं, पिता की यदि मैं बात करूं, तो इसमें होते हैं X और Y, ठीक है। तो फीमेल में और मेल में, तो यदि X और X गुणसूत्र मिलेंगे, X और X गुणसूत्र मिलेंगे, तो किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। लेकिन यदि X और Y मिलेंगे, ये X, माता का X और पिता का Y, ये X और Y मिलेंगे, तो किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। तो ये तो सब, ये बातें सामान्य रूप से आपने सुनी होगी, पर मूल मुद्दा क्या था जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को एक वैज्ञानिक आधार दिया। आप इस चीज को देखिए कि जब विवाह होता है तो विवाह में कन्यादान किया जाता है, और यहां पर यानी दिल्ली के सामाजिक वातावरण में इसका इतना महिमा मंडन किया गया, विशेषकर शिक्षा जगत में, कि आलोचना के रूप में यह कहा गया, यानी कई मैं महान विद्वानों को भी सुन रहा था कि मुझे इस बात से बड़ी समस्या है कि ये कन्यादान शब्द क्यों आया। ये कन्यादान शब्द जो है इसे हटा दिया जाना चाहिए, ये हिंदू धर्म की एक त्रुटि है, एक बुराई है। मैं उन सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, कम से कम अपने अध्ययन और ज्ञान को थोड़ी और सीमाओं में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान कन्या का दान नहीं होता है, कन्यादान गोत्र का दान होता है। यानी लड़की का पिता जो है वो अपनी पुत्री के गोत्र का दान करता है उस पुरुष से जिसके साथ विवाह होने जा रहा है। और इस बात को इतना ज्यादा भ्रमित करके फैलाया जाता है कि ये हिंदू धर्म की या ये जो वैदिक सनातन परंपरा है, ये इसकी सबसे बड़ी जैसे बुराई है कि कन्यादान का मतलब ये भी एक पितृसत्तात्मक या एक पुरुषवादी व्यवस्था का एक दोष है। तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। कन्यादान का मतलब कन्यादान नहीं है, कन्यादान का मतलब ये है कि वो जो लड़की का पिता है वो अपने गोत्र का दान कर रहा है। इस चीज को विशेष रूप से समझना है। तो यदि मैं ये कहूं कि माता में X और X क्रोमोसोम, पिता में X और Y, यदि X और X मिलेंगे तो लड़की का जन्म होगा, XY मिलेंगे तो लड़के का जन्म होगा। ये बात सभी लोगों को सामान्य तौर पर पता होगा। लेकिन यहां आप देखिए कि गोत्र जो है वो पिता का ही क्यों माना गया है? क्यों माना गया है? क्योंकि आप देखिए
कि ये जो एक्स है माता के पास, तो ये एक्स माता के बाद अगली पीढ़ी में जाएगा एक्स, यानी जो भी यहां संतान जन्म होगी तो उसमें एक एक्स पिता का भी होगा। फिर इसके बाद पीढ़ी नंबर 2 पर जाएगा एक्स। तो एक्स की जो विशेषताएं हैं वो मूलभूत नहीं बनी रहेंगी, यानी आप कैसे ढूंढोगे कि ये ओरिजिनल एक्स किसकी विशेषताएं थी। लेकिन ये जो वाई है, इस वाई जो है वो केवल पिता के पास होता है, और वाई जो अपनी अनुवांशिक जो विशेषताएं होती हैं, जिसमें हम गुणसूत्र में, जिसमें हमारे शरीर के सारे अंग बनते हैं, अनुवांशिक जो विशेषताएं होती हैं, यानी एडोनिन सियोनिन जो 4 प्रकार के जो फैक्टर होते हैं जिसके माध्यम से गुणसूत्र में जो शारीरिक जो विशेषताएं बनती है वाई, तो ये पिता अपने पुत्र को देगा, फिर ये पुत्र अपने पुत्र को देगा। तो वाई अपनी विशेषताओं को संरक्षित रख सकता है, बचा के रख सकता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि वाई अपनी अनुवांशिक विशेषताओं को बनाए रखने में सक्षम है, जबकि एक्स जो है वो अपनी अनुवांशिक विशेषताएं जो है वो नहीं बना के रख पाएगा। यानी आप 4 पीढ़ी पहले के एक्स की मूलभूत क्या विशेषताएं थी नहीं पता चल पाएंगी, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स आपस में मिल चुके हैं। तो यहां से जो जन्म संतान उत्पन्न हुई है तो इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जबकि वाई जो है वो अपनी अनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, तो जो हमारे महर्षि पाणिनि और वेदव्यास के माध्यम से जो बात कही गई है कि कम से कम 4 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए, 4 पीढ़ियों से जो है वो गोत्र का निर्माण होता है। 4 पीढ़ियों से किसका निर्माण होता है? गोत्र का निर्माण होता है। तो आप देखिए कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। वैज्ञानिक आधार यह है कि वाई की जो विशेषताएं हैं, वाई की जो विशेषताएं हैं वो अगली पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती जाएगी। और यदि वाई को एक योग्य, एक बहुत बड़े जो है संस्कारों से युक्त, बहुत सारे ज्ञान से युक्त वाई को बनाया रखा है, तो वो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए गए हैं वो 5-5 पीढ़ियों तक आगे जाते थे। यही एक वैज्ञानिक आधार है इस गोत्र व्यवस्था का। विवाह से इसको क्यों जोड़ा गया? विवाह से इसको इसलिए जोड़ा गया कि मान लीजिए यदि सेम गोत्र में, समान गोत्र में यदि विवाह कर दिया जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक्स में, मतलब हमारे शरीर में ऐसी संरचना होती है, मान लीजिए ये एक्स जो गुणसूत्र है इसमें कोई कमी आई, तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इसे हम ये कहते हैं कि यदि एक्स में कोई कमी होगी तो ये जो पिता वाला एक्स है ये इस एक्स की कमी को दूर कर देगा। हमारे शरीर में एक ऐसी संरचना व्यवस्था होती है। पर मान लीजिए यदि वाई में कोई समस्या होगी तो वाई की कमी को कौन पूरा करेगा? वाई की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वाई जो है केवल एक है पिता और माता में, वाई दूसरा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आगे की साइंटिफिक थ्योरियों में ये कहा जा रहा है कि जो आज से कई हजार साल पहले वाई था, उस वाई ने 80% से ज्यादा अपनी जो क्वालिटी है, विशेषताएं हैं, वो खो दी हैं। यानी एक समय ऐसा भी आएगा कि पुरुष मेल जो है वो पैदा होने बंद हो जाएंगे। ये मैं इस वैज्ञानिक थ्योरी और आगे की कुछ रिसर्च के आधार पर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। यदि वाई में कोई समस्या होगी तो वाई की समस्या को दूर करने वाला नहीं होगा। तो बात यह है कि यदि एक्स में समस्या होती है तो एक्स, तो आप बताइए मुझे इस बात को कि मान लीजिए ये एक ही वंशावली के हैं, यानी माता एक ही वंशावली के हैं और पिता भी एक ही, तो एक्स में कोई कमी आ गई तो इस एक्स की कमी को पूरा दूर करने के लिए दूसरा जो एक्स है वो कैसे कर पाएगा यदि ये दोनों एक ही वंश से होंगे? इसीलिए ये इसका दूसरा वैज्ञानिक आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गोत्र जो है, विवाह जो है वो सेम गोत्र में नहीं किया जाता है। क्योंकि यदि सेम गोत्र में करोगे और एक्स में कोई समस्या है तो ये एक्स जो है इस समस्या को दूर नहीं कर पाएगा, म्यूटेशन जो है चीजें नहीं हो पाएंगी। और यही कारण है, इसका हमें उदाहरण मिलता है कि तूतिखामेन जो मिस्र और स्पेन में हैब्सबर्ग, यहां पर सबसे अच्छी वंशावली, यानी राजा
ये जो वंश है उन्होंने सबसे अच्छी संतान पैदा करने के लिए नियम बनाया कि हम अपने ही परिवार में शादी करेंगे। और दुनिया में कई प्रकार के धर्म और कई प्रकार के समाज ऐसे देखे जाते हैं जो अपने परिवार में शादी कर देते हैं, चाचा बुआ फूफा इत्यादि। तो इसके हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि स्पेन में हैब्सबर्ग और जो मिस्र में तूती खामिन, जिसमें पिता ने अपने संतानों से शादी कर ली और जो पुत्र पैदा हुआ या जो पुत्री पैदा हुई उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, लॉकजॉ जिसे कहा जाता है। और स्पेन में जो हैब्सबर्ग में हुआ, जिन्होंने आपस में अपने ही परिवार में शादी कर ली तो जबड़े टेढ़े होने लगे और अनुवांशिक जो है बहुत ज्यादा अनुवांशिक जो है उनमें खराबियां आने लगी, उनमें जो है बहुत ज्यादा जो है एक प्रकार से कहा जाए कि जो है मूलभूत जो विशेषताएं वो सारी बिगड़ने लगी। तो इसीलिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले कर दिया था कि इस वैज्ञानिक व्यवस्था से यदि छेड़छाड़ करोगे तो निश्चित रूप से जो संतान है वो कहीं ना कहीं ऐसी पैदा होगी जिसमें कोई शारीरिक विशेषताओं में जो है कमी हो सकती है, मानसिक रूप से कमी हो सकती है और अन्य भी किसी प्रकार से कमी हो सकती है। और आज इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा रहा है। तो मैंने अपनी इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि क्यों जो है गोत्र व्यवस्था को विवाह से जोड़ा जाता है, क्यों गोत्र व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार दिया गया है और क्यों ये बात जो उदाहरण सामने आए कि एक ही वंश में एक ही परिवार में यदि शादी कर दी जाए तो आगे हो सकता है, मान लीजिए किसी एक्स में किसी परेशानी है तो उसी वंश का, उसी पीढ़ी का जो एक्स होगा वो उसकी एक्स की खामियों को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों समान वंश से हैं, समान पीढ़ी से है। इसीलिए गोत्र व्यवस्था में कहा गया है अलग अलग गोत्रों में विवाह होना चाहिए। यदि एक ही वंश से कर दिया जाएगा तो एक्स की समस्या को ये दूसरा एक्स पूरा नहीं कर पाएगा, एक्स की खामियों को ये दूसरा एक्स पूरा नहीं कर पाएगा, यानी दूर नहीं कर पाएगा, एक्स की खामियों को ये दूसरा एक्स जो है इसको मिटा नहीं पाएगा या इसको सुधार नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता है अलग अलग जो है गोत्र में अलग अलग वंशों में शादी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो पुत्र उत्पन्न होगा या जो पुत्री उत्पन्न होगी उसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं बनी रहेंगी। और हम आज की डेट में जीनोम के माध्यम से और फसल चक्र में भी देखते हैं कि एक ही प्रकार की फसल भी जो है खेत में नहीं करनी चाहिए, यानी अब ये पेड़ पौधों में भी यही चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, कृषि विज्ञान में भी हमें यही चीज देखने को मिलती है। तो बात नंबर 1, विवाह को गोत्र से क्यों जोड़ा गया और कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं करना है, गोत्र का दान करना है, क्योंकि पिता के पास यानी जो पुरुष है उसके पास अनुवांशिक विभिन्नताएं बनाए रखने का फॉर्मूला है, वो है वाई। एक्स जो है वो एक सिंगल मूलभूत विशेषताओं को लेकर आगे नहीं चल सकता 4 पीढ़ियों में, 5 पीढ़ियों में। इस बात को विशेष रूप से समझना है, इसीलिए इसे विवाह से जोड़ा गया। विवाह पे बहुत सारी बातें बोलनी है, विवाह व्यवस्था पे बोलनी है, विवाह क्या है, संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, ये सारी बातें मैं फिर किसी क्लास में लेके आऊंगा। आज सिर्फ मुझे गोत्र पे चर्चा करनी है। तो गोत्र का संबंध विवाह से क्यों है, गोत्र जो है समान गोत्र में विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, और जो हमारी ऋषि मुनियों ने जो वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई कि एक ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें सारे वेद याद है, जिन्हें सारे शुल्ब सूत्र याद है, जिन्हें सब वो अपनी अगली पीढ़ियों में ज्ञान पहुंचाना पा रहे हैं। और आपको पता है कि जो हमारी जीन और जो हमारी आनुवंशिक विशेषताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसको तो विज्ञान मानता है कि जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो एक ऐसा गोत्र तैयार किया जाए, एक ऐसी वंशावली तैयार की जाए कि जो हमारे सप्त ऋषि थे जिन्होंने ये गोत्र व्यवस्था बनाई और उन्होंने जो वेदों का और जो सभी शास्त्रों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया वो अगली पीढ़ी में जाए। तो अगली पीढ़ी में कब जा पाएगा, जब विवाह व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, जब मैरिज सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो मैरिज सिस्टम जो है इसलिए बनाया गया और 4 पीढ़ियों के अंतर से गोत्र बनता है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि और मनुस्मृति और हमारा जो ऋग्वेद है उत्तर वैदिक है, उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वेद जो है यानी वेद जो है वैदिक काल में, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर जो है विराम देना चाहूंगा कि विवाह व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने गोत्र से जोड़कर, लेकिन हमने इसको दूषित कर दिया कि जाति
जो है इसको जोड़ दिया जन्म से और गोत्र को जोड़ दिया जाति से। यानी आप देखिए कि कितना समाज में भ्रम फैला। समाज का मतलब शिक्षा जगत में, और जो बड़े बड़े जिसे कह सकते हैं कि यानी बड़े बड़े जो तमगेधारी हैं शिक्षा जगत के, वो इस बात को फैला रहे हैं कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान करना है। मैं उन सभी लोगों को यह सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा सा अध्ययन करने की और जरूरत है। कन्यादान का मतलब कन्या का दान करना नहीं है, गोत्र का दान करना है होता है। और गोत्र का दान कन्या इसलिए करती है क्योंकि उसके पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अपनी आनुवांशिक विशेषताओं को 4-5 पीढ़ियों तक पहुंचा पाए, लेकिन वाई के पास वो विशेषताएं होती है जो अपनी आनुवांशिक विशेषताओं को 4 से 5 पीढ़ियों तक पहुंचा सके। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये गोत्र व्यवस्था, ये विवाह व्यवस्था, इसके बारे में फिर मैं एक दिन डिटेल में एक और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पर दो बातें आज आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। विवाह व्यवस्था प्योरिटी कब रहेगी, गोत्र व्यवस्था प्योरिटी कब रहेगी, जब ये जो चीजें हैं इनको जो है स्पष्ट किया जाएगा। यानी गोत्र जन्म से जुड़ा हुआ है, जाति वर्ग से जुड़ी हुई है। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पर और डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं जाति वाले टॉपिक पर आऊंगा। और गोत्र क्यों पिता का ही माना गया है, कन्यादान, विवाह, ये सब व्यवस्थाएं आज तक कोई खारिज नहीं कर पाया। और अब तो जब जितना ज्यादा जो जीनोम से लेकर और अन्य जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जिसमें हम क्लोन की भी बात करते हैं, हम अन्य की भी बात करते हैं, तो उसमें भी जो गुणसूत्र है वही फॉर्मूला आज भी रिसर्च का आधार है। एडोनिन, साइटोसिन, एडीजी जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र में, वही सारी चीजें। तो देखो हमारे ऋषि मुनि तो उस समय तो विज्ञान इतना महत्वपूर्ण रूप से, यानी विज्ञान में इतना ज्यादा, आज से हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे तो वो उस समय तो साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक टेम्पर इतना ज्यादा नहीं था। तब कैसे हमारे ऋषि मुनि इतनी वैज्ञानिक थ्योरी दी जिसे हम इसे गोत्र व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये दो बातों को आप जरूर विशेष रूप से जो है ध्यान रखेंगे, या इस चीज को जो है कहीं ना कहीं गोत्र व्यवस्था के रूप में ये एक वैज्ञानिक आधार था। और विवाह से इसको क्यों जोड़ा गया, ताकि आगे की जो संतान या पीढ़ियां हो वो ऋषि मुनियों के ज्ञान को लेके प्राप्त। मैं अपनी बात को बस यही समाप्त करना चाहूंगा। ये पूरी व्यवस्था के रूप में मैंने आपके सामने चंद शब्द रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की।